गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम के 5 बज चुके हैं और आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम लोग समझेंगे कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर या मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं उसके लिए कॉग्निटिव जो मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर के डेवलप होने की बातें कही हैं कि क्यों और कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होता है। तो आज का जो टॉपिक है कि कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, या हम कहें कि जो कॉग्निटिव मॉडल है वो एबनॉर्मल बिहेवियर के डेवलप होने को किस तरह से समझता है। अभी पिछले 2 वीडियो जिसमें हमने साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर और दूसरा बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर को समझा था, और आज तीसरा मॉडल है जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अब कॉग्निटिव मॉडल के लिए एक लाइन, मतलब कि एक लाइन आपने समझ ली तो पूरा कॉग्निटिव मॉडल समझ में आ जाएगा। केवल एक लाइन, बहुत ध्यान से सुनेगा। जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसी उम्मीद करता है, जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। आपने ये लाइन बहुत सारी जगह सुनी होगी, बहुत सारी जगह पढ़ी होगी, और बस इसी लाइन पर टिका हुआ है हमारा कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। आप आज जो भी हैं ये डिपेंड कर रहा है आपकी सोच के ऊपर, ये निर्भर करता है आपकी उम्मीद के ऊपर, आपकी रीजनिंग के ऊपर, आपके परसेप्शन के ऊपर, आपके बिलीफ के ऊपर। इन सब के ऊपर आज की जो भी आज आप हैं वो आज डिपेंड कर रहा है। तो अब इसके लिए क्या है, देखिए टॉपिक का अगर नाम देखें कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, तो कॉग्निटिव मॉडल के लिए पहले आपने को कॉग्निशन को समझना पड़ेगा, पहले कॉग्निटिव प्रोसेस को समझना पड़ेगा। देखिए व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, कोई भी व्यवहार हो। मैं पढ़ा रहा हूं उसके भी 3 पक्ष हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं उसके भी 3 पक्ष हैं, कोई समोसा खा रहा है उसके भी 3 पक्ष हैं, कोई सब्जी खरीद रहा है उसके भी 3 पक्ष हैं, कोई म्यूजिक में पार्ट कर रहा है उसके भी 3 पक्ष हैं, मतलब 3 ही पक्ष हैं। नंबर 1 उस व्यवहार का कॉग्निटिव एस्पेक्ट, नंबर 2 उस व्यवहार का अफेक्टिव एस्पेक्ट, और नंबर 3 उस व्यवहार का कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब उस व्यवहार में अगर विवेक आपको पढ़ा रहा है तो विवेक के व्यवहार में पहला है कॉग्निटिव पक्ष, मतलब कि उसका चिंतन। यहां पर देखें कॉग्निटिव पक्ष में क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, मतलब कि मैं किस तरह का प्रत्यक्षीकरण कर रहा हूं, मेरी मेमोरी कैसी है, मेरी रीजनिंग कैसी है, मेरी थिंकिंग कैसी है, मेरा बिलीफ कैसा है। ये सब चीजें मिलाई जाती हैं या ये सब चीजें मिलती हैं, या हम कहें कि जब भी कॉग्निशन की या कॉग्निटिव प्रोसेस की बात आएगी तो मेमोरी की बात आएगी, रीजनिंग की बात आएगी, थिंकिंग की बात आएगी, बिलीफ की बात आएगी। ये सब हैं, ये है कॉग्निटिव प्रोसेस। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, सोचने का मतलब थिंकिंग, जो व्यक्ति सोचता है मतलब जो व्यक्ति उम्मीद रखता है मतलब उसका बिलीफ, जो व्यक्ति किस तरह से किसी परिस्थिति को समझ रहा है, बेसिकली किस तरह से आप परिस्थिति को समझते हैं, किस तरह से आप परिस्थिति की व्याख्या करते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लें। मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे लोग इस परिस्थिति को, मतलब कि मेरी साइकोलॉजी पढ़ाने की परिस्थिति को अलग तरह से इंटरप्रिएट करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाता है, नहीं ठीक नहीं पढ़ाता है, नहीं कभी हिंदी बोलता है, कभी इंग्लिश बोलता है, कभी कुछ करता है, इसके हाथ पैर ज्यादा चलते, मतलब क्या है, परिस्थिति एक है लेकिन आपने अलग अलग तरह से इंटरप्रिएट किया है। कोई विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है, एक स्टूडेंट कहता है कि साहब पढ़ाई होती है, एक स्टूडेंट कहता है पढ़ाई नहीं होती है, एक स्टूडेंट कहता है सफाई बहुत अच्छी रहती है। मतलब हर परिस्थिति को हर व्यक्ति अलग अलग तरह से समझ रहा है, अलग अलग तरह से उस परिस्थिति के लिए विश्वास उसके अंदर है, उसकी थिंकिंग है, तो वैसा ही वो उसके साथ व्यवहार करता है। और इसीलिए आप कहते हैं आपका एटीट्यूड है ना, आप एटीट्यूड मतलब घमंड की बात नहीं है, एटीट्यूड मतलब आपका जो मानसिक जो धारणा है, आपका एटीट्यूड किसी के लिए फेवरेबल होता है, किसी के लिए अनफेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच वैसी है, आपका परसेप्शन वैसा है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग वैसी है, आप इंटरप्रिएट क्या कर रहे हो उस परिस्थिति को लेकर,
उस पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा होता है, कोई व्यक्ति आपके लिए खराब होता है, कोई परिस्थिति आपके लिए अच्छी होती है, कोई परिस्थिति आपके लिए खराब होती है। बस जब परिस्थिति आपके लिए खराब होती है, आपके लिए अच्छी होती है, मतलब आपका व्यवहार प्रभावित हो रहा है, तो यह है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस। तो व्यवहार का एक पक्ष हो गया कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा पक्ष अफेक्टिव। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई ना कोई तो इमोशन है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके व्यवहार में कोई इमोशन ही ना हो, कोई तो इमोशन होगा, चाहे वो सैडनेस का हो, हैप्पीनेस का हो, थोड़ी खुशी हो, अधिक खुशी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो भाव है। मतलब आप ये देखिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भाव है। अब आप जैसा उसको इंटरप्रेट कर लें कि मैं किस भाव से, किस इमोशन से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। नंबर तीसरा, व्यवहार का तीसरा पक्ष क्या है? कोनेटिव। मतलब कि मेरा एक्शन, मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज मेरे समझाने में मेरा साथ दे रही है, ये क्या है? ये मेरा एक्शन है। तो व्यवहार कोई भी हो, मैंने कहा उसमें तीन चीजें मिली होती हैं। एक पहला कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट और तीसरा अफेक्टिव एस्पेक्ट। ये तीनों मिलेंगे तब एक पूरा व्यवहार बनता है। और आपके व्यवहार को लेकिन सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? आपकी सोच। मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्यों? क्योंकि मेरी सोच है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, नहीं देखेंगे, ये मैं नहीं सोच रहा हूं। बस मुझे तो अपना काम करना है, मेरी सोच कुछ अलग है, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर, जो कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि साहब आपका नॉर्मल बिहेवियर है या आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और मैंने अभी कॉग्निटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। जो कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निशन को मानने वाले या कॉग्निटिव मॉडल को मानने वाले तीन साइकोलॉजिस्ट के नाम बड़े फेमस हैं। एक का नाम है बेंडूरा, एक का नाम है अल्बर्ट एलिस और तीसरे का नाम है एरॉन बैक। ये जो अल्बर्ट एलिस और एरॉन बैक, बेंडूरा भी बहुत फेमस है, मॉडलिंग के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन मैं अल्बर्ट एलिस और एरॉन बैक का यहां पर काम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। वो इसलिए कि अल्बर्ट एलिस ने या एरॉन बैक ने केवल एबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या नहीं की है, बल्कि एबनॉर्मल बिहेवियर के ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपी भी बताई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी, अल्बर्ट एलिस की एक साइकोथेरेपी है और एरॉन बैक की भी अपनी एक साइकोथेरेपी है। और अल्बर्ट एलिस ने जो साइकोथेरेपी बताई उसका नाम क्या है? रैशनल इमोटिव थेरेपी। रैशनल इमोटिव थेरेपी, RET इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एरॉन बैक ने भी अपनी एक थेरेपी दी जिसका नाम क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आपने CBT का नाम सुना होगा, CBT यही है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और किसने दी थी? एरॉन बैक ने। इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है, अल्बर्ट एलिस और एरॉन बैक का, क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी व्याख्या तो हुई है इनके द्वारा, दोनों के द्वारा या तीनों के द्वारा, लेकिन इन दोनों ने दो थेरेपी दी है अलग अलग। एक का नाम है RET और एक का नाम है CBT, जो इसके नाम यहां पर आप बोर्ड में देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब अल्बर्ट एलिस और एरॉन बैक जो हैं वो क्या मानते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर के क्या रीजन हो सकते हैं, क्या आधार हो सकता है? तो अल्बर्ट एलिस कहते हैं कि साहब आपके एबनॉर्मल बिहेवियर का या आपके मानसिक विकृति का या आपके मेंटल डिसऑर्डर का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण है इर्रेशनल बिलीफ। सबसे इंपॉर्टेंट, अल्बर्ट एलिस कहते हैं कि इर्रेशनल बिलीफ के कारण असामान्य व्यवहार उत्पन्न होता है। अतर्क संगत विश्वास। अतर्क संगत विश्वास बनते कैसे हैं? वो हैं आपकी सोच से बनते हैं। होता क्या है कि आपके अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं और 60,000 थॉट्स से रिलेटेड इमोशंस जनरेट होते हैं। उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपका जो कुछ बिलीफ बनते हैं, जो सॉलिड बिलीफ बन जाते हैं। और वो बिलीफ क्या करते हैं? वो बिलीफ आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ बिलीफ तो अच्छे बनते हैं, कुछ बिलीफ खराब बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी पिता को अपने बेटे को कहते हुए
पैसे मत उड़ाया कर, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। मतलब कि क्या एक बिलीफ बना दिया कि साहब पैसे के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, मैं उनका आदर कर रहा हूं, लेकिन एक बिलीफ बन गया है, नहीं खून पसीना एक करना पड़ता है, एक बिलीफ है। वैसे ही आप अपने 24 आवर्स में घर में देखें, घर के लोग एक बिलीफ बनाकर चलते हैं। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट लिया, नहीं जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि साहब बिल्ली ने रास्ता काट लिया, कुछ अपशकुन हो सकता है। अब वो क्या एक बिलीफ बन गया है, वो कभी किसी के साथ हुआ होगा, एक बिलीफ बन गया हम सब के साथ, वो क्या है बिलीफ। लेकिन वैसे ही मान लेते हैं, चलो बिल्ली का जो एग्जाम्पल है या बिल्ली का जो बिलीफ है वो सही है, मान लेते हैं, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बिलीफ बन जाते हैं, कुछ ऐसी धारणाएं बन जाती हैं कि उनका कोई तर्क ही नहीं होता है। अब जैसे मैं कहूं कि साहब मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो मैं सबसे अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाता हूं। अरे साहब, मेरे से अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाने वाले इस सोसाइटी में हैं, लेकिन मैंने बिलीफ क्या बना लिया, मेरी साइकोलॉजी सबको पढ़नी चाहिए, मैं ही बेस्ट साइकोलॉजी का टीचर हूं। ये क्या है, मेरा इर्रेशनल बिलीफ है। हां, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ साइकोलॉजी, गलत है। यह मेरा इर्रेशनल बिलीफ है। तो इर्रेशनल बिलीफ के कारण भी असामान्य व्यवहार उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। एरॉन बैक, ये कहा था अल्बर्ट एलिस ने। एरॉन बैक कहते हैं कि भाई साहब, जब आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो विकृत हो जाती है, मतलब कि आपका चिंतन खराब हो जाता है, आपकी मेमोरी भी कुछ ना कुछ खराब होने लगती है, आपका परसेप्शन भी खराब हो गया है, मतलब कि आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, आपके कॉग्निशन में डिस्टॉर्शन आ गया है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब संज्ञानात्मक विकृति पैदा हो गई है, और उस संज्ञानात्मक विकृति के कारण माल एडजस्टमेंट हो गया है। उस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के कारण आप असामान्य व्यवहार करने लग गए हो, आप में मेंटल इलनेस उत्पन्न हो गई है। रीजन क्या है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, संज्ञानात्मक विकृति। संज्ञानात्मक विकृति को 3 तरह से समझाने की कोशिश की है एरॉन बैक ने। नंबर 1, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आपने सुना होगा, राई को पहाड़ बना देना। राई जैसी बात है, लेकिन राई जैसी बात करके पहाड़ बना देना। अब आप ये बताएं, बात इतनी सी है और आप उसको पहाड़ बना दो, क्या ये एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है? इसे कहते हैं मतलब कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो गया है। क्योंकि कोई भी चीज अगर राई है तो राई रहने दो, छोटी बात है तो छोटी बात रहने दो, बात को बढ़ाने का, बात को तूल देने का क्या फायदा है? तो मैग्निफिकेशन मतलब कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एक तरीका क्या है कि आप एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। नंबर 2, ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? कोई एक एविडेंस मिल गया। देखिए, किसी भी घटना के बहुत सारे पक्ष होते हैं, A B C D E F, मतलब घटना के चारों ओर सारे के सारे डायमेंशंस पर आपको विचार करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घटना हुई और घटना के एक पक्ष पर आपने विचार किया, और एक पक्ष पर विचार करने के बाद आपने उसको जनरलाइज कर दिया कि साहब ये तो ऐसा ही है, ये गलत ही है, ये सही है। क्यों? आपने केवल एक पक्ष पर विचार किया। आप सोसाइटी में देखें, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं। कोई भी एक मुद्दा आता है और मुद्दे पर कुछ लोग होते हैं जो केवल एक पक्ष, नहीं साहब ये नहीं हो रहा है या ये हो रहा है, मतलब एक पक्ष के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, आप छोटी सी बात आपने ली, बस उसी के आधार पर आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि साहब ये सब चीजें ऐसी हैं। ओवर जनरलाइजेशन। अब तीसरा आता है सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? मैंने अभी कहा कि बहुत सारे पहलू होते हैं किसी घटना के। अब बहुत सारे पहलुओं में आप क्या कहें, कोई एक छोटा सा पहलू उठा लें, छोटा सा पहलू उठा लें, जो मेन पहलू हैं, जो मेन डायमेंशंस हैं, उसको आप छोड़ दें। आपने क्या, कुछ एक चीज चयन कर ली, एक चीज चयन कर ली, कौन सी? जो बहुत सेकेंडरी है, उस चीज को चयन कर लिया, और चयन करने के बाद आपने उस घटना के बारे में आपने अपने विचार रख दिए। ये तीनों क्या है?
ये तीनों हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। मैं एक एग्जांपल लूं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का। ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर, अभी है नहीं, मान लेते हैं कि आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी पर आपके बहुत सारे दोस्तों ने आपको कार्ड भेजा, एक आपको कार्ड मिला, एक परिस्थिति है, आपको बहुत अच्छा लगा, अरे मेरे फ्रेंड्स से मुझे कार्ड भेजा हैप्पी न्यू ईयर का। लेकिन अब एक काम करते हैं और दूसरी परिस्थिति और इमेजिन करते हैं कि एक बहुत ही स्पेशल आदमी है जिसको आप स्पेशल मानते हो, जो आपके लिए बहुत बड़ा है या बहुत ही सफल व्यक्ति है, उसने आपके दोस्तों को कार्ड भेजा हैप्पी न्यू ईयर का, आपको भेजना भूल गया। आपने नहीं, उस व्यक्ति ने सारे दोस्तों को कार्ड भेजा आपको भेजना भूल गया। अब आपने क्या किया, किसी ने भड़का दिया होगा उसको कि उसको कार्ड मत भेजो, वो मेरे को कैसे भूल गया, सारे लोगों को तो नहीं भूला, मेरे को ही कैसे भूला, कहीं ना कहीं कुछ बीच में आया होगा। मतलब साहब वो भूल गया है, परिस्थिति सत्यता क्या है कि वो भूल गया है, लेकिन आपने क्या मैग्निफिकेशन, राई का पहाड़ बना दिया। दूसरा आपने क्या किया, ओवर जनरलाइजेशन, कि साहब बात तो छोटी सी थी, एक पक्ष को लिया और नहीं ऐसा हो जाता। तीसरा सेलेक्टिव, कि आपने केवल एक, आपके पास कार्ड नहीं आया, आपने ये नहीं देखा कि साहब आपके पास मैसेज आया है, आपको उसने पर्सनली कॉल किया है, ये आपने नहीं देखा। आपने क्या, एक पक्ष, कुछ ना कुछ विचार करते हैं। आप सीधी सीधी बात समझें, आप कहते हैं निगेटिव थिंकिंग, बहुत सिंपल सा शब्द है निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि निगेटिव थिंकिंग क्या है, सोच पर डिपेंड कर रही है। निगेटिव थिंकिंग आपकी बिलीफ पर डिपेंड कर रही है। निगेटिव थिंकिंग आपके परसेप्शन पर डिपेंड कर रही है। निगेटिव थिंकिंग आप क्या उसके लिए सोच रहे हो, क्या उसके लिए आपने मानसिक धारणा बनाई हुई है। निगेटिव थिंकिंग, किसी ने मेरे लिए निगेटिव थिंकिंग बना ली, विवेक खराब है। अब विवेक क्यों खराब है? अगर उसने निगेटिव थिंकिंग बना ली है, उसका परसेप्शन ऐसा है, तो जब भी मैं कोई बात करूंगा, नहीं, विवेक खराब है, दैट्स इट। तो ये मॉडल क्या है, चाहे वो एरॉन बैक की बात करें, चाहे अल्बर्ट एलिस की बात करें, चाहे आप एक जनरलाइज बात करें, ये मॉडल केवल एक ही चीज कहता है, एक ही बात कहता है, भाई साहब जैसा आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका व्यवहार बन जाता है। और यदि आपके व्यवहार को ठीक करना है तो आप क्या करिए, आप अपनी सोच को बदल दीजिए, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए। और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, आपके विचारों को आपने बदल दिया। विचारों को बदलने के बाद ही आपका जो असामान्य व्यवहार है वो ठीक हो जाएगा, या आपका जो भी मानसिक रोग है वो ठीक हो जाएगा। यही है कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ये आज 3rd मॉडल कंप्लीट हो गया। नंबर 1 साइको एनालिटिकल मॉडल कंप्लीट हो चुका है एक वीडियो में, दूसरा बिहेवियरिस्टिक मॉडल कंप्लीट हो चुका है एक वीडियो में, और आज तीसरा वीडियो है कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की पाठशाला की बात करें तो आज 136वां वीडियो है, मतलब 136 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने साइकोलॉजी के फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।